नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हमारा मॉक टेस्ट संख्या 2 है और इसमें 150 क्वेश्चन हैं। अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमने बहुत अच्छी तैयारी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की कराई है। पहले प्रैक्टिस सेट कराए हैं, 27 प्रैक्टिस सेट हैं जिनमें 850 क्वेश्चन हैं और अगर एक्सप्लेनेशन को लगा के देखा जाए तो 1500 क्वेश्चन बैठ जाएंगे। और अब मॉक टेस्ट है, प्रत्येक मॉक टेस्ट को आपके एग्ज़ाम के तरीके से रखा जाएगा। जैसे कि आपको 150 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन यूपी जीके के और 80 क्वेश्चन जो आपके ट्रैफिक से संबंधित होंगे, यानी कि परिवहन से संबंधित होंगे, सड़कों से संबंधित क्वेश्चन होंगे, एक्सप्रेसवे से संबंधित क्वेश्चन होंगे। सभी को मिलाकर 150 क्वेश्चन हैं। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की वेबसाइट क्या है? तो इस वेबसाइट का नाम इन्होंने पूछा है, तो यूपीएसआरटीसी इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में परिवहन और संचार का सबसे अच्छा साधन क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में परिवहन और संचार का सबसे अच्छा साधन ट्रेन है। मैं इसके साथ ही आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट सारे हमारे कंप्लीट किए हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट हमने पढ़ाए हैं, तो ये क्वेश्चन वहीं से हैं। इतना है कि वो प्रैक्टिस सेट के नीचे एक्सप्लेनेशन किया गया था और यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे विकल्प रखकर डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा, जिससे आपके जो है समय की बचत हो सके। अगर आपने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हुए हैं तो यहाँ पर बहुत कम समय लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो प्रयागराज से हल्दिया तक। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज ने पहली बस सेवा कब शुरू की? तो सन 1947 में शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जनरत बस 3x2 का किराया प्रति किलोमीटर कितना है? यानी 3/2 का किराया प्रति किलोमीटर कितना है? तो 1 रुपये 63 पैसे। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया गया था? तो 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो गंगा एक्सप्रेसवे है, जिसकी जो लंबाई है वो 594 किलोमीटर है और वर्तमान समय में इस पर निर्माण कार्य चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यमुना एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो यमुना एक्सप्रेसवे बुलंदशहर से होकर नहीं गुजरता है, बाकी गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और हाथरस से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल हाईवे 27 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो नेशनल हाईवे 27 की बात की है, किस उत्तर प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरता है? तो देवरिया से नहीं गुजरता ये, बाकी इन 3 जिलों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल हाईवे 719 के ग्वालियर को उत्तर प्रदेश के किस जिले से जोड़ता है? यानी ग्वालियर को यूपी के और किस जिले से जोड़ता है नेशनल हाईवे 719 जो है? तो इटावा से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय राजमार्ग 727 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्ग 727 की। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 624 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 731 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो नेशनल हाईवे 56 के नाम से पहले जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 335 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो नेशनल हाईवे 56 के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, जिला मार्ग क्या होता है? तो जिला मार्ग जिले को जोड़ने वाली सड़कें होती हैं, जो जिले को जोड़ने वाले मार्ग होते हैं उन्हें जिला मार्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश यानी तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रांत, यानी जो उस समय पश्चिमोत्तर प्रांत था, अभी तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश है,
उस समय सार्वजनिक निर्माण की स्थापना की गई थी, वो किस सन में की गई थी? तो वो 1854 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सड़क परिवहन सेक्टर का विकास भी है और अन्य परिवहनों के साथ मध्य समन्वय करना भी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों विकल्प हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिपो कहा जाता है। डिपो क्या होता है? आपने बहुत बार नाम सुना होगा डिपो का। तो डिपो क्या है? तो प्रत्येक क्षेत्र के आगे संचालन इकाइयों को डिपो कहा जाता है। पर यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि जहाँ बसें रुकती हैं। तो दोस्तों बसें जो है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पर अब ये बसें रुकेंगी वो डिपो होगा। डिपो पे बसें रुकती हैं, पर जहाँ बसें रुकती हैं वो डिपो नहीं होता है। तो डिपो का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रत्येक क्षेत्र के आगे संचालन इकाइयों को। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा दुर्घटना में मृत्यु होने पर दावाकर्ता को कितनी राशि उपलब्ध कराती है? अगर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा किसी की दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो अगर कोई दावा करता है उसकी मृत्यु पर, क्या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कारण ही दुर्घटना हुई है, तो उसे 7.5 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। पर शर्तें मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बता रखी हैं कि शर्तें यही होनी चाहिए कि आपके पास वैध टिकट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश मोटर कराधान अधिनियम में 1997 में संशोधन किया गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश मोटर कराधान अधिनियम 1997 में आया था। उसके बाद में जब इसमें संशोधन किया गया तो ये सन 2009 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, मोटरयान अधिनियम में दावा अधिकरणों द्वारा अधिनिर्णय किस धारा में है? तो ये धारा 168 में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इलेक्ट्रिक वाहनों में मोटर कितने फेज का होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों से आपको क्वेश्चन कई सारे देखने को मिल जाएंगे और ये मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। मोस्टली क्या सभी चीज़ें पढ़ी हुई आ रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा हुआ नहीं होगा। और इसी वजह से मैं ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा। कोशिश रहेगी मेरी, जो 150 क्वेश्चन होंगे इन्हें 40 से 45 मिनट में फिनिश किया जाया करे हर मॉक टेस्ट में। तो 3 फेज की मोटर होती है जो इलेक्ट्रिक वाहनों में मोटर होती है। मैंने कल बताया भी था इलेक्ट्रिक वाहन कितने टाइप के होते हैं। तो वैसे इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पर अगर उनमें भी पूछ ले तो 8 टाइप के होते हैं, क्योंकि आपको 3 और 8 दोनों ऑप्शन में मिलेंगे नहीं। या तो 8 ऑप्शन में मिलेगा या 3 ऑप्शन में मिलेगा और दोनों आपके सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, सरकार द्वारा वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा कब की गई है? देखिए, स्क्रैपिंग नीति का मतलब तो आपको पता ही होगा, पुराने वाहनों को स्क्रैप कर देना यानी कबाड़े की तरफ भेज देना। तो ये मार्च 2021 में घोषणा की गई है। तो ये सरकार द्वारा वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई है और इससे स्क्रैपिंग नीति से क्वेश्चन भी आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि जो पुराने वाहन होते हैं वो ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, तो उन्हें स्क्रैप करने पर बहुत ज़्यादा फोकस है सरकार का। क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रिक वाहनों के फ़ायदे क्या नहीं हैं? तो यहाँ पर फ़ायदे नहीं पूछे, ये पूछा है कि फ़ायदे नहीं हैं। हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आपको पता होगा ध्वनि प्रदूषण कम होता है, पेट्रोलियम पर निर्भरता कम हो जाती है, वायु प्रदूषण और उससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को कम किया जा सकता है, पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अधिक करता है। तो दोस्तों ये गलत है, ये कोई फ़ायदा नहीं है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। तो इस सेंस में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, फेम इंडिया योजना के पहले चरण के दौरान कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए थे? तो यहाँ पर फेम इंडिया योजना से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो 427 स्टेशन ऐसे थे जो पहले चरण के दौरान चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए थे और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रदूषक से हृदय वाहिका प्रणाली प्रभावित होती है? यानी कौन सा ऐसा प्रदूषक है जिससे हृदय वाहिका प्रणाली प्रभावित होती है? तो देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड से भी होती है, बेंजीन से भी होती है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, हमने इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन इनसे नहीं होती। जो हृदय वाहिका प्रणाली की बात की है इन्होंने,
तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। किस प्रदूषक से हृदय वाहिका प्रणाली प्रभावित होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित होती है, अगर ये चार विकल्प दिए हुए होते हैं तो आपको। ये उस समय मैंने ये जो तीनों बताए थे, ये इनसे प्रभावित नहीं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के प्रदूषित राजधानियों में भारत की राजधानी दिल्ली किस स्थान पर है? तो दिल्ली दूसरे स्थान पर है। आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश के सेंस में ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन आपने देखा भी होगा करंट में पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स का इसमें कुछ रोल नहीं रहेगा। करंट अफेयर अगर आपसे पूछा भी जाएगा 3-4 क्वेश्चन, तो वो उत्तर प्रदेश के पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का अपूर्ण दहन देता है, यानी पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का अपूर्ण दहन क्या देता है हमें? चार विकल्प हैं आपके। नाइट्रोजन ऑक्साइड देता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, या कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वाहन नीति कब घोषित की गई थी? यानी भारत सरकार ने राष्ट्रीय वाहन नीति को घोषित किया था, तो ये कब किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ये फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन ही याद हो सकते हैं, इनमें कुछ भी आप एलिमिनेशन भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अभी आके ध्यान दिया जा रहा होगा, क्योंकि ये वाहन नीति जो भी कुछ है ये बहुत पहले से चीज़ें चलती चली आ रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2003 में। 2003 में राष्ट्रीय वाहन ईंधन नीति आई थी और इसकी घोषणा की गई थी 2003 में। क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक प्रदूषक गैस कौन सा है? तो यहाँ पर पूछ लिया इन्होंने प्राथमिक प्रदूषक गैस कौन सा है, तो इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या किस कानून के द्वारा केंद्र सरकार को पर्यावरण के स्तर के बचाव व नियंत्रण व प्रदूषण को कम करने की दिशा में कदम उठाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है? तो ये क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो 1986 का पर्यावरण बचाओ अधिनियम के तहत सरकारों ने ये जो कदम है ये उठाए हैं, जो प्रश्न में दिए हुए हैं। यानी पर्यावरण स्तर को बचाना है और नियंत्रण करना है उस पर, और प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। इसे मतलब पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, पर नियंत्रण करके कम ज़रूर किया जा सकता है। तो 1986 का पर्यावरण बचाओ अधिनियम के तहत। और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चन। आपने जनरल साइंस में भी अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर तो एक लिमिटेड सिलेबस है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि हमें याद करके जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर देखिए कथन ए दे रखा है, उसके बाद कारण आर दे रखा है। कथन ए में क्या दे रखा है कि जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है, मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है, जो ये नीचे कोड दिए गए हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हमारे नेक्स्ट ऑप्शन में क्या क्या है। ए सही है परंतु आर गलत है, तो ये सही हो जाएगा इस सेंस में। और ए गलत है परंतु आर गलत है, वो ए गलत है परंतु आर सही है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 33, समीर ऐप किससे संबंधित है? दोस्तों यह भी हमने जो लास्ट क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। और रीजनिंग में जो आपने क्वेश्चन देखे होंगे, क्या ए सही या आर गलत है, तो ऐसा मान सकते हो कि ये क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन बन चुका था। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन ही वैसा मिलेगा जो मतलब कि सही गलत में चीज़ें छांटने को कहा कहेगा, जहाँ पर टफ हो जाता है कभी कभी, अगर चीज़ें हमारे अच्छे से क्लियर नहीं हो, क्योंकि हम अपने पास से कुछ भी ऐसा दिमाग नहीं लगा सकते इन क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, समीर ऐप किससे संबंधित है? तो समीर ऐप तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता होगा समीर जो है हिंदी का एक वर्ड है, और इसके पर्यायवाची की बात करें तो हवा जो है इसका पर्यायवाची है।
तो हवा से वायु है तो वायु प्रदूषण और वायु गुणवत्ता, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जल प्रदूषण वाला, ये 1974 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, देखिए, नवीन स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल वाहन खरीदने पर कितने प्रतिशत तक छूट दिया जा सकता है? तो जो आप नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल वाहन खरीदोगे तो उस पर कुछ परसेंटेज की छूट है, तो वो छूट कितनी हो सकती है? तो छूट 15% तक की आपको मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने वाहनों पर कितने प्रतिशत सरकार द्वारा छूट दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो 75% सरकार द्वारा छूट दी जाती है। स्क्रैप पॉलिसी से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। मेरा तो मानना है 304 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए आपके, ये बन ही जाएंगे स्क्रैप पॉलिसी से। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन ई कचरा का सुरक्षित उपचार एवं निस्तारण का प्रकार है? यानी जो इलेक्ट्रिक कचरा होता है उसका सुरक्षित उपचार या फिर उसका निस्तारण करना ताकि कि प्रदूषण ना हो। तो सिक्योर्ड लैंड फिलिंग, तो ये भी सही है, यानी ज़मीन में अच्छे तरीके से दबा दिया जाए। इंसिनरेशन यानी उसका भस्मीकरण किया जाए, और रिसाइकलिंग यानी पुनःचक्रण किया जाए, उसका रिसाइकलिंग की जाए, उसे कुछ और बनाया जाए। तो उपयुक्त तो सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन थी O3 एवं पैन। ये मैंने फुल फॉर्म पैन की अभी पीछे बताई भी थी आपको। और O3 आप जानते होगे ओजोन होती है। और क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कब प्राप्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, कुछ ऐसा समझ में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कब, तो कुछ मिसिंग है, ऐसा हम बता भी नहीं सकते क्या किस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। तो इसके आंसर का ऐसा कुछ भी नहीं पता, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ शायद मिसिंग है मेरे हिसाब से इसमें। क्वेश्चन नंबर 40, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं, यानी पर्यावरण प्रदूषण के कुछ प्रभाव दे रखे हैं, और वो क्या क्या प्रभाव हैं? तो धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है। तो सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करेगा, बिल्कुल सही आंसर है अगर प्रदूषण ज़्यादा होगा। कोहरे में वृद्धि होगी, तो कोहरे को आपको पता ही होगा, कोहरे में धूल के कण भी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और धूल के कण तब होंगे जब पर्यावरण में प्रदूषण होगा। ऑप्शन सी है, वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है। तो बिल्कुल उसके गुणों को, तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 है, सड़क दुर्घटना के कारण है, यानी सड़क दुर्घटना के क्या क्या कारण है? ट्रैफिक लाइट का पालन न करना, तो बिल्कुल। शराब पीकर वाहन चलाना, ये भी है। मोबाइल फ़ोन प्रयोग करना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस से आप आंसर लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 42, वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर 100 रुपये जुर्माने के अतिरिक्त कितने माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है? तो 3 माह तक के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाता है। पर अभी 100 रुपये का जुर्माना नहीं है, अभी 1000 रुपये का जुर्माना है, क्योंकि 1988 का जो अधिनियम था उसके तहत 100 रुपये का जुर्माना होता था। अभी 2019 का अधिनियम आपको आ चुका है, आपको पता होगा। तो ये 100 रुपये बढ़कर 1000 रुपये हो चुके हैं अब। आप हेलमेट नहीं पहनोगे, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, तो आप पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पर अगर पूछ लेता है कि भाई 1988 अधिनियम के तहत बता दो, तो 1988 अधिनियम के तहत 100 ही रुपये थे। क्वेश्चन नंबर 43, ब्राजीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता भारत कब बना? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्राजीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता जो भारत बना था 2015 में बना था। और बना इस वजह से था क्योंकि आपको पता होगा भारत में बहुत ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं की समस्या हो गई थी, तो उन्हें कम करने की कोशिश के लिए भारत जो है इस घोषणा पत्र पर उसने साइन किए थे।
और टारगेट रखा था क्या 2030 तक हम शून्य पर लेकर आएंगे, जो भी सड़क दुर्घटनाएं हैं वो शून्य पर लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, जनपद सड़कें बनाई जाती हैं। जनपद सड़कें बनाई जाती हैं, कौन बनाता है जनपद सड़कों को? विधायक बनाते हैं, केंद्र सरकार, जिला परिषद या राज्य सरकार? तो इन्हें जिला परिषद ही बनाती हैं जो जनपद सड़कें होती हैं। और हमने बताया आज जनपद सड़कें क्या कार्य करती हैं। तो जो और मार्ग होते हैं जो कस्बों से मार्ग जाते हैं और जनपद को जोड़ने का काम करते हैं वो जनपद मार्ग कहलाते हैं। और जो गांवों को कस्बों से जोड़ते हैं वो ग्रामीण मार्ग कहलाते हैं, या गांव को गांव से जोड़ते हैं वो भी ग्रामीण मार्ग कहलाते हैं। आपको पता होगा कस्बे किन्हें कहते हैं? कस्बे उन्हें कहते हैं जो ना तो पूरी तरीके से गांव रहे हैं और ना ही शहर हुए हैं, यानी गांव और शहर के मध्य की जो कड़ी होती है उसे कस्बा कहा जाता है। जहाँ पर बाजार वगैरह लगता है, सप्ताह में एक बार बाजार लगता है, कुछ दुकानें भी हैं, पर पूरी तरीके से बाजार वहाँ पर सातों दिन नहीं रहता सप्ताह के, यानी एक या दो दिन ही बाजार लगता है, तो उसे कहते हैं हम कस्बा बोल देते हैं। क्योंकि आबादी गांव से कई गुना ज़्यादा होती है वहाँ पर और शहर से कई गुना कम होती है। क्वेश्चन नंबर 45, माल ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों हेतु एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा निर्धारित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर माल ढोने वाला कोई वाहन आप चला रहे हो, ट्रक वगैरह है, तो भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ऊपर चलाओगे तो फिर आपका चालान हो सकता है। आपको पता होगा सीसीटीवी कैमरे कितने ज़्यादा लगे हुए रहते हैं एक्सप्रेसवे पर। और अगर आप चलाते हो क्या 9 सीटर से बड़ी आपकी कार है, मैक्स चलाते हो आप सवारी लाने ले जाने का काम करते हो, तो भाई फिर आप चला सकते हो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप गाड़ी चला सकते हो एक्सप्रेस वे पर। अगर आपकी निजी कार है अगर आपकी निजी कार है तो भाई 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप चला सकते हो, 120 से ऊपर नहीं चला सकते अपनी निजी कार को भी। और बाइकों की बात ऐसी रहती है, सभी एक्सप्रेसवे पर बाइकें चलाना अलाउड नहीं होता है। हालांकि कुछ जगह चलती हैं पर वो अलाउड नहीं होता है एक्सप्रेसवे पर। एक्सप्रेसवे जो बनाया जाता है वो फोर व्हीलर के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हॉर्न का प्रयोग करना वर्जित है। देखिए आपको पता होगा हॉर्न का प्रयोग हमें करना पड़ता है। कहीं भीड़ भाड़ का इलाका तो वहाँ हॉर्न का यूज़ करना पड़ेगा, कहीं चौराहे हैं तो वहाँ पर हॉर्न का यूज़ करना पड़ेगा। तो पर अस्पताल के पास और अदालत के पास कभी भी हॉर्न का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, पार्किंग कहाँ प्रतिबंधित है? देखिए पार्किंग आप कहाँ नहीं कर सकते हो, तो पगडंडी या फुटपाथ पर नहीं कर सकते आप पार्किंग। आपको पता होगा फुटपाथ पर सड़क इतनी नहीं होती है कि पार्किंग कर सको, तो इस सेंस में पगडंडी हो जाएगा। वन वे रोड पर आप कर सकते हो, पर वन वे रोड पर ऐसा नहीं है बीचों बीच में गाड़ी पार्क खड़ी कर दोगे, साइड में लगाओगे, साइड में भी वहाँ जहाँ पर आपको जगह दिखाई देगी, कुछ गैप होगा। मुख्य सड़क के बीचों बीच तो कहीं पे भी नहीं करोगे, इसमें भी आप सड़क के किनारे खड़ी कर सकते हो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, क्या पगडंडी या फुटपाथ पर आप पार्किंग नहीं कर सकते, वहाँ पर प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, वाहन की नंबर प्लेट कैसी होनी चाहिए? वाहन आपने देखे होंगे, आपके घर होंगे, गाड़ी होगी, बाइक होगी, तो वाहन की नंबर प्लेट कैसी होनी चाहिए? तो अंग्रेजी अंकों के साथ अरबी, ये गलत है। हिंदी में भी नहीं, स्थानीय भाषा में भी नहीं, अरबी अंकों के साथ अंग्रेजी में। दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा, अरबी अंकों के साथ अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 49, काले रंग का नंबर प्लेट जारी किया जाता है। तो काले रंग का नंबर प्लेट जो जारी किया जाता है तो व्यावसायिक लग्जरी वाहन को जारी किया जाता है। जो वीआईपी टैक्सी होती हैं, जो 5 स्टार होटल्स वगैरह में चलती हैं, तो वो व्यावसायिक लग्जरी वाहन जो होते हैं वो टैक्सी के तहत ही आ जाते हैं। यानी वीआईपी टैक्सी, वीआईपी लोग ही उनमें सफ़र करते हैं। 5 स्टार होटल में आपको देखने को मिलेंगे, तो जो उन्हें लग्जरी वाहन कहेंगे, जो भी वीआईपी टैक्सी होंगी, तो उनमें काले रंग की नंबर प्लेट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर कैदी की सज़ा हो सकती है। अगर आप नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हो तो कितनी सज़ा हो सकती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6 माह तक की आपको सज़ा हो सकती है, अगर आप नशे की हालत में गाड़ी चलाते हो तो। क्वेश्चन नंबर 51,
जब कोई अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा हो तो क्या करना चाहिए? रुक जाएं, पहले उसे पार हो जाने दें। तो ये सही है, क्योंकि अंधा व्यक्ति है और वो इस समय सड़क पर है और वो पार कर रहा है, तो आपको रुक जाना बेहतर होगा। पहले उसे पार कर जाने दीजिए। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। उसे सतर्क करने के लिए ज़ोर से आवाज़ दें, तो दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सड़क पर है, सड़क पार कर रहा है, उससे अब क्या सतर्क करोगे आप? और सतर्क करके वो कैसे सतर्क हो सकता है, क्योंकि वो देख नहीं सकता। उससे बचने के लिए गाड़ी को सड़क के दूसरी ओर से ले जाएंगे, तो दूसरी ओर से क्यों लेके जाएंगे? ट्रैफिक में तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ट्रैफिक बाधित हो जाएगा अगर दूसरी तरफ से गाड़ी लेके जाएंगे। अपनी गाड़ी की गति तेज करके निकल जाएंगे, ये भी गलत है। तो खुद कॉमन सेंस का भी यूज़ करके क्वेश्चनों के आंसर दिए जाएंगे। वहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि जो बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हो उनको। क्वेश्चन नंबर 52, हॉर्न बजाना निषिद्ध है। देखिए, हॉर्न बजाना निषिद्ध कहाँ पर है? अदालत के सामने, विद्यालय के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने, या पशुओं के सामने? तो भाई इसका तो मैंने अभी आपको इसका सही आंसर बताया है कि आप अदालत के सामने हॉर्न नहीं बजा सकते। अदालत के सामने हॉर्न नहीं बजा सकते आप। अस्पताल के सामने नहीं बजा सकते, बाकी पुलिस स्टेशन के सामने, पशुओं के सामने, विद्यालय के सामने हॉर्न बजा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 53, गुड समैरिटन या नेक व्यक्ति को पुलिस तथा अस्पताल द्वारा बार बार बुलाया जा सकता है या बुलाने पर अनिवार्य है, या रुकने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, अनुमति मिलने पर ही जा सकता है? तो देखिए, गुड समैरिटन या नेक व्यक्ति वो व्यक्ति होता है, मैंने जैसे आपको बताया है, ये सारी चीज़ें रिपीट मैं कर रहा हूँ अब। तो वो व्यक्ति होता है गुड समैरिटन या नेक व्यक्ति, किसी की दुर्घटना होती है और कोई व्यक्ति उसकी मदद करके उसे हॉस्पिटल तक लेके जाता है या प्राथमिक सहायता प्रदान करता है, तो वो उस व्यक्ति को जिसने मदद की उसे नेक व्यक्ति या गुड समैरिटन व्यक्ति कहते हैं। तो बार बार बुलाया जा सकता है पुलिस या अस्पताल द्वारा? बिल्कुल नहीं बुलाया जा सकता। अगर वो एक बार हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया तो क्यों बुलाया जा सकता? नहीं बुलाया जा सकता। बुलाने पर आना अनिवार्य, ये भी गलत है। रुकने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल सही है। अनुमति मिलने पर ही जा सकता है, ये भी गलत है। दोस्तों, वो एडमिट कराने के बाद में जाना चाहे तो जा सकता है, उसको पुलिस या हॉस्पिटल वाले नहीं रोक सकते ज़बरदस्ती। यानी उस पर किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं होती है। ना उसे बार बार बुलाया जाएगा, ना उससे कोई बयानबाजी ली जाएगी, ना ऐसा होगा कि अनुमति मिलने पर ही वो अब हॉस्पिटल से जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और इतना हो रहा है, अगर रुकने के लिए उसे विवश नहीं कर सकते आप। अगर वो जाना चाहता है तो वो जा सकता है, उससे खुली छूट है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? देखिए, हॉर्न प्रयोग करने का एकमात्र स्वीकार्य कारण क्या है? मतलब एकमात्र स्वीकार्य कारण पूछा कि आप जो है हॉर्न क्यों यूज करते हो? तो फुटपाथ पर खड़े लोगों को नमस्कार करने के लिए? अगर फुटपाथ पर लोग खड़े हैं, उन्हें नमस्कार करना होगा, तो क्या हम हॉर्न का यूज़ करेंगे? गलत है। दूसरों को अपना गुस्सा दिखाने के लिए? ये भी गलत है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो क्या आप हॉर्न के ज़रिए अपना गुस्सा जाहिर करोगे? दूसरों को चेतावनी देने के लिए? तो ये सही हो जाएगा, यानी दूसरों को सतर्क करने के लिए हमें हॉर्न का यूज़ करना चाहिए। दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 55, दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे के दावे के लिए कहाँ आवेदन करना चाहिए? देखिए, अगर दुर्घटना हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो उसके परिजन या वो व्यक्ति मुआवजे के लिए कहाँ दावा कर सकता है? तो दुर्घटना दावा अधिकरण पर, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पर, या परिवहन मंत्रालय पर, या उपयुक्त में से कहीं भी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्घटना दावा अधिकरण पर। क्षेत्रीय परिवहन मंत्रालय यानी आरटीओ को कोई मतलब नहीं है, परिवहन मंत्रालय को कोई मतलब नहीं है। ओनली दुर्घटना दावा अधिकरण पर ही वो आवेदन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सड़क दुर्घटना मृत्यु दर वर्ष 2020 में कितनी थी? यानी 2020 की यहाँ पर बात की है, तो 37.54% लगभग रही है 2020 में। तो सड़क दुर्घटना मृत्यु दर का मतलब ये है कि अगर जैसे 100 लोगों के चोट लगी, 100 लोगों के एक्सीडेंट हुए, तो उनमें 37.54% ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब मृत्यु हो गई जिनकी। बाकी लोग किसी न किसी कंडीशन में जीवित रह गए। तो इसका मतलब ये है कि सड़क दुर्घटना मृत्यु दर वर्ष 2020 में 37.54% रही। क्वेश्चन नंबर 57 है, सड़क सुरक्षा पर द्वितीय वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
सड़क सुरक्षा पर दूसरी वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ब्राज़ीलिया में हुआ था। और हमने आपको बताया भी था क्या सदस्य भारत कब बना था? 2015 में सिग्नेचर किए थे भारत ने, इस जब सम्मेलन में शामिल हुआ था भारत। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से गलत कथन का चयन करें। यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और गलत कथन का हमें यहाँ पर सही करना है। चाय या कॉफ़ी पीने पर और ताज़ा हवा से नशा कम हो जाता है। तो नशा क्यों कम होगा? चाय कॉफ़ी से तो नशा होता ही नहीं है कम। बियर पीकर वाहन चलाने में कोई हर्ज नहीं है। तो बियर में अल्कोहल की मात्रा होती है और अल्कोहल नशा करता है। अल्कोहल पीना वर्जित है। अल्कोहल पीकर आप वाहन नहीं चला सकते। शराब का प्रभाव सभी पर नहीं पड़ता। तो दोस्तों शराब का प्रभाव सभी पर पड़ता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि ऊपर के सारे विकल्प गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, पानी भरे हुए रास्तों से गुजरते समय निम्न में से क्या करना चाहिए? अगर पानी भरे हुए रास्ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पानी में घुसने से पहले वाहन को पहले या दूसरे गियर में कर लें। गहरे पानी में सड़क का गियर न बदलें। एक्सेलरेटर का लगातार उपयोग करें। तो अगर पानी में वाहन आपका घुस चुका है, सड़क पर पानी है, तो पहले या दूसरे गियर में हमें वाहन चलाना चाहिए। आप इस चीज़ को अप्लाई कर भी सकते हो। मोटरसाइकिल चलाते होगे तब भी आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पानी होता है तो आप पहले या दूसरे गियर में ही गाड़ी चलाओगे। गहरे पानी में गाड़ी का गियर न बदलें। तो गाड़ी का गियर नहीं बदलना चाहिए। अगर दूसरे गियर में गाड़ी चल रही है तो उसमें ही चलने दिया जाए। और एक्सेलरेटर का लगातार प्रयोग करते रहे। यानी जो एक्सेलरेटर है जिसको रेस बोलते हैं उसका भी यूज़ हमें लगातार करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है दूसरे गियर में बाइक चल रही है और एक्सेलरेटर को हमने छोड़ दिया, पूरा फ्री कर दिया, तो उससे भी बाइक जो है बंद हो जाएगी, पानी में रुकने की समस्या हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो देखो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। अगर आप खुद भी देखोगे ये चीज़ें, एक्सपेरिमेंट आपने कर भी रखी होंगी, ये चीज़ें आप सभी को पता होगा इन चीज़ों के बारे में। तो कोई इनमें कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 60, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार शरीर के प्रति 100 मिलीलीटर खून में अल्कोहल कितना होना चाहिए? तो 60 का सही आंसर है 30 मिलीग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 30 मिलीग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए अगर 100 मिलीलीटर खून में अल्कोहल की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? देखिए, खतरनाक पदार्थों के परिवहन के समय चालक को, अगर खतरनाक पदार्थों का परिवहन हो रहा है, जिस परिवहन जो भी आप कोई मालवाहक ऐसा वाहन है और उसमें भाई कुछ खतरनाक खतरनाक ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सीएनजी भी खतरनाक चीज़ों में आ जाती है, एलपीजी हो गया या फिर पेट्रोल हो गया, ये खतरनाक पदार्थ होते हैं। तो परिवहन के समय चालक को क्या करना चाहिए? खतरनाक पदार्थ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या है। तो पूरी जानकारी होनी चाहिए और इससे क्या नुकसान हो सकता है अगर कुछ दिक्कत होती है तो। मार्ग का नक्शा होना चाहिए। तो बिल्कुल जहाँ उसे जाना हो उसके मार्ग का नक्शा उसे पता होना चाहिए। वैध परमिट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये तो मतलब नॉर्मल ही चीज़ है कि वैध परमिट तो होना ही चाहिए, परमिट रजिस्ट्रेशन, तभी आप जा सकते हो। और वो ही एक सही रहता, वरना आप चालान वगैरह ही होगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा एआई का अनुप्रयोग किस रूप में किया जा रहा है? एआई आपको पता होगा, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। तो इसका जो यूज़ है वो किस रूप में किया जा रहा? तो टक्कर रोधी प्रणाली के रूप में इसे किया जा रहा है फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है अपना, सूचना प्रौद्योगिकी परिवहन क्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित करती है? जो सूचना प्रौद्योगिकी परिवहन क्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो बेहतर स्थिरता, ये सही हो जाएगा। मार्ग अनुकूलन सॉफ्टवेयर या ट्रैकिंग व्यवस्था। तो ऑप्शन डी हमारा इस सेंस में सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी विकल्प हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सारथी 4.0 का राष्ट्रीय डेटा सेंटर किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारथी 4.0 का राष्ट्रीय डेटा सेंटर किस शहर में स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो ना, क्वेश्चन नंबर 64 में,
तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा भाई। अगर मुझसे मिस्टेक हुई होगी ना तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 64, सारथी 4.0 का राष्ट्रीय डेटा सेंटर की बात की है, हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, सारथी का संबंध किससे है? जो सारथी है ये एक पोर्टल भी है, आपको पता होगा, सारथी परिवहन से संबंधित है। तो सारथी का संबंध किससे है? तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, आप जब डीएल के लिए अप्लाई करते हो तो सारथी पोर्टल का यूज़ करते हो, उस पे ही आप डीएल के लिए अप्लाई करते हो। क्वेश्चन नंबर 66 है कि किस तारीख से पहले के वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो किस तारीख से पहले के वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP को लगवाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो 1 अप्रैल 2019 से पहले वाले वाहनों पे जो लगवाने की अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 67, BH सीरीज नंबर के वाहनों से वाहन मालिकों को क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए, BH सीरीज हो गया, HSRP नंबर प्लेट हो गया, ये नंबर प्लेट हो गए, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस टॉपिक से आपको 20 क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से प्लेटों से और BH सीरीज से या फिर HSRP के फुल फॉर्म है, जैसे यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं 12-13 क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाएंगे। अब जैसे ये BH सीरीज नंबर के वाहन से वाहन मालिकों को क्या फ़ायदे होते हैं? तो वाहन मालिक एक ही नंबर का प्रयोग करके पूरे भारत में घूम सकता है। ये फ़ायदा है कि अगर आपकी गाड़ी के पास एक नंबर है या बाइक के पास, तो आप कहीं भी घूम सकते हो पूरे भारत में। ऐसा नहीं है क्या, जिस राज्य में आपने बनवाया है या जिस परिवहन क्षेत्र में आपने बनवाया वहीं पर घूम सकते हो। क्वेश्चन नंबर 68, नीले रंग की नंबर प्लेट किससे संबंधित है? देखिए, नंबर प्लेट नीले रंग की, लाल रंग की, काले रंग की, पीले रंग की, सफ़ेद रंग की, ये जो नंबर प्लेट हैं सारी मैंने करा रखी हैं। अभी जो भी मॉक टेस्ट होंगे, हर मॉक टेस्ट में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सारी नंबर प्लेट फिर दोबारा से कवर हो जाएंगी, पर मैंने ये सारी नंबर प्लेट एक साथ कवर कराई थी। अब नीले रंग की नंबर प्लेट की यहाँ पर बात की है कि इस नंबर प्लेट का जो यूज़ है वो कौन लोग करते हैं? तो भाई, जो विदेशी प्रतिनिधि या राजदूत होती हैं, जो हमारे देश में विदेशी प्रतिनिधि हैं, आपने देखा होगा जो भी अम्बेसी होती हैं, जैसे भारत में है, USA की है, कनाडा की है, ये जो भी अम्बेसी होती हैं, तो उनके जो प्रतिनिधि है और राजदूत होते हैं वो नीले रंग की नंबर प्लेट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तर प्रदेश में HSRP से क्या फ़ायदे हैं? तो HSRP से उत्तर प्रदेश में फ़ायदे पूछे हैं। नंबर प्लेट स्थायी है, तो नंबर प्लेट तो स्थायी है। नंबर प्लेट पर होलोग्राम उपलब्ध होता है, तो बिल्कुल होलोग्राम भी उपलब्ध होता है। यूनिक कोड के माध्यम से वाहन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो बिल्कुल जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70, नंबर प्लेट कितने प्रकार के होते हैं? जो नंबर प्लेट हैं, अब देखो यहाँ पर एक बार में ही पूछ लिया कि नंबर प्लेट कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है 6 प्रकार के नंबर प्लेट होते हैं। और मैंने 6 के 6 प्लेट्स के बारे में पढ़ा रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 71, BS मानदंड किसके मानकों पर आधारित है? तो BS मानदंडों किसके मानकों पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पर हम क्या चले जाएंगे, ऑप्शन सी की तरफ चले जाएंगे। ए और बी दोनों सही है, भारतीय मानदंड को भी इसमें शामिल करेंगे, पर एक गलत है। ओनली यूरो मानदंड पर BS मानदंड की मानक वाहन आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 72, प्रदूषण प्रमाण पत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो प्रदूषण प्रमाण पत्र होते हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो वाहन मानक के अंदर प्रदूषण कर रहे हैं, मानक के ऊपर प्रदूषण हो रहा है, या मानक के बराबर प्रदूषण हो रहा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि वाहन मानक के अंदर प्रदूषण कर रहे हैं, यानी जो मानक रखे गए हैं प्रदूषण के कि इससे ऊपर प्रदूषण आपका वाहन नहीं करना चाहिए, तो उस प्रमाण पत्र में अगर आ जाता है कि ये मानक के बराबर या मानक के ऊपर प्रदूषण कर रही हैं, तो फिर आपका जो वो वाहन है वो गलत तरीके से चल रहा है और
वो चलने लायक है नहीं, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है वो ख़राब हो चुकी है और वो प्रदूषण ज़्यादा कर रहा है। तो मानक जो होते हैं, मानक रखे गए हैं कि कितना प्रदूषण जो है आपके वाहन के लिए लिमिट है। तो इस मामले में ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो प्रदूषण प्रमाण पत्र आपने कभी बनवाया होगा, जो भी पेट्रोल पंप के पास में दुकानें होती हैं हाईवे पर, वो ही इस प्रदूषण प्रमाण पत्र को बनाते हैं। तो वाहन मानक के अंदर प्रदूषण कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। 73वां क्वेश्चन क्या है? पेट्रोल चालित वाहनों से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? जो पेट्रोल से चलने वाले वाहन होते हैं इनसे कौन सी गैस निकलती है मुख्यतः? तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है और हाइड्रोकार्बन भी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? लाइसेंस के खो जाने पर डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या और औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं? अगर आपके पास ओरिजिनल डीएलआर वो खोया जाता है, उसके बाद में आपको डीडीएल बनवाना पड़ता है। डीडीएल बोलते हैं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसके लिए क्या औपचारिकताएं होती हैं जो आपको करनी होती हैं? तो पुलिस स्टेशन में लिखित रिपोर्ट दर्ज करानी होती है और फॉर्म नंबर 6 में निवेदन पत्र भरना होता है और उम्र व पता प्रमाण पत्र भी ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75 है, ई कार्ट और ई रिक्शा के संबंध में प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में उल्लेखित है? तो ई कार्ट और ई रिक्शा से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में ये चीज़ें उल्लेखित हैं? तो धारा 2A में ये चीज़ें उल्लेखित हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस डीएल कौन जारी करता है? अच्छा क्वेश्चन है, पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी और डीएल जो है वो कौन जारी करता है? तो तहसीलदार, परिवहन मंत्री का कोई मतलब नहीं है, ना एसएचओ का, आरटीओ ही करता है। क्वेश्चन नंबर 77, प्राथमिक सहायता का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो चोट के प्रभाव को बढ़ने से रोकना होता है या फिर घायल व्यक्ति के जीवन की रक्षा? तो दोनों ही होता है, उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, दुर्घटना के पश्चात घायल को दिए जाने वाला सीपीआर क्या होता है? तो सीपीआर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। ये इसकी फुल फॉर्म भी है। क्वेश्चन नंबर 79 है। देखिए आपको ऐसे संकेत चिन्ह देखने को मिलेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। मेरा मानना है 4-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो मान के चलो, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये भी जो भी साइन बोर्ड होते हैं, सड़क संकेत होते हैं यहाँ से। तो इसका जो मतलब है, ये जो संकेत देख रखा है, इसका मतलब क्या होता है? केवल ट्रक जा सकते हैं? तो ये तो ट्रक की कोई बात ही नहीं है, ट्रक का कोई साइन बोर्ड ही नहीं है। कार निषिद्ध क्षेत्र, ना कार का बारे में कुछ लिखा हुआ, ना ट्रक के बारे में। यू टर्न निषिद्ध क्षेत्र, तो यू टर्न निषिद्ध क्षेत्र का मतलब है कि आप वाहन को अगर ऐसे लेके जा रहे हो तो आप यू टर्न इस तरीके से नहीं कर सकते वाहन को इस जगह पर। तो इसका मतलब ये होता है कि यू टर्न निषिद्ध क्षेत्र। ये बहुत आसान होते हैं ये संकेत चिन्ह पहचानने, तो बहुत ज़्यादा इजी। क्वेश्चन नंबर 80, इस तरीके का आपको चिन्ह देखने को मिलेगा और यह कहेगा यह चित्र क्या बताता है? स्टॉप का मतलब क्या है? रुक जाइए, या रुकना मना है, या वाहन रोक कर उतर जाइए? तो सही आंसर हो जाएगा रुक जाइए। स्टॉप का मतलब है रुक जाइए। 80 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से रहने वाले हैं। इनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपके एग्ज़ाम में रहेगी, क्योंकि ये वो स्तर होगा जो तुम्हें आगे निकलने में मदद करेगा। यहाँ पर अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है यूपी जीके में। क्वेश्चन नंबर 81, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 82, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं? तो प्रथम सबसे बड़े 5 नगरों के बारे में बात की है जनसंख्या की दृष्टि से, कि जहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक है। तो
कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ, ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश में खालिस्तान के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो योजना है, यहाँ से तो क्वेश्चन आपको दो तीन देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि यूपी जी के में और क्या ही चीज़ रखेंगे, ये यूपी से संबंधित ही चीज़ें रखी जाएंगी। तो यहाँ पर कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत के बारे में पूछा गया है। तो सही आंसर है लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक, इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन 84वां है, संगम योजना के बारे में इन्होंने पूछा। संगम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 85 है, पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे। कमलापति त्रिपाठी उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के पीएसी विद्रोह के समय। क्वेश्चन नंबर 86, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान किस जगह पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो तीन जनजाति ऐसी हैं जो वाराणसी में पाई जाती हैं, पर एक नहीं पाई जाती है। वो कौन सी नहीं पाई जाती? तो सहरिया नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 88, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। एक अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका है कल्याण, जिसका नाम है, और वो प्रकाशित किस जगह से होती है? क्वेश्चन नंबर 88, तो वो गोरखपुर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दे रखे हैं और स्थान क्षेत्र दे रखे हैं, लिख के रख लेना। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको मिलान से संबंधित जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 89 है, इसका जल विहार मेला बुंदेलखंड में है, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में है, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं है, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में है। तो हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी और डी सही हो जाएंगे, बट बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, या यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, या इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, या यहाँ मर गए थे? तो कुशीनगर के बारे में बात की है। क्या कुशीनगर बौद्धों के लिए क्यों महत्वपूर्ण स्थान रखता? तो यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध की। क्वेश्चन नंबर 91, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? कौन से ऐसे फ्रांसीसी यात्री थे जिन्होंने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो वो बर्नियर थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले यूपी के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं तो ये मानता हूँ कि सेंटर के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या कौन से कथन सही हैं? तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, यानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो यहाँ पर कोड दे रखे हैं, कोड यहाँ पर देख लेते हैं कौन से मिलान हमारे सही हो जाएंगे। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में क्या लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट जो है श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि खनिज से संबंधित क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन खनिजों से संबंधित मिलेंगे। उम्मीद तो एक क्वेश्चन की है, पर 100% मिलेगा एक क्वेश्चन तो।
तो सिंगरौली में पाया जाता है, बहुत फेमस जगह है सिंगरौली। तो सिंगरौली में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? निर्यात विकास केंद्र नहीं है उत्तर प्रदेश में, कौन सा शहर ऐसा है? तो प्रयागराज एक ऐसा शहर है जिसे निर्यात विकास केंद्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती है, कहाँ दर्शाती हैं वो? कृषि में दर्शाती हैं, उद्योग में, व्यापार तथा वाणिज्य में या सेवाओं में? तो सेवाओं में। क्वेश्चन नंबर 96, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 97, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है और ये नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी सबसे बड़ी परियोजना की बात की है, बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश की कौन सी है? रिहंद, माता टीला, चंद्रप्रभा या बेतवा नहर परियोजना? तो रिहंद परियोजना। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से है? यानी ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है हरित क्रांति के लिए भारत में। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो मध्य प्रदेश नहीं है इसमें, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें कर्नाटक आ गया, ये भी गलत है। यानी 3 राज्य थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन है हमारा कि यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल है। यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल पूछी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राई तथा सरसों। यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में राई तथा सरसों उगाई जाती है। देखिए 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं जो आपकी मेरिट को उठाने में मदद करेंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन में मदद करेंगे। अब 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंप्यूटर के कर लेते हैं। ये 50 क्वेश्चन करने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो वहाँ कितना भी स्कोर कर लो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। और 17 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए आपके काट पीट कर। 33% स्कोर मांगा गया है, और जिस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती तो 33% स्कोर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, हो भी नहीं पाता स्कोर। देखिए कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं। वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? देखिए क्वेश्चन जो ये कंप्यूटर के दे रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर जाओगे क्वेश्चनों को। आप हिंदी में क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना कंप्यूटर के, जो क्वेश्चन समझ में ना आए इंग्लिश में ज़रूर एक बार उस क्वेश्चन को देखना। हो सकता है वो इंग्लिश से क्वेश्चन आसानी से हो जाए, क्योंकि इंग्लिश से बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये इंग्लिश से अच्छे से हो जाती हैं। इतना ज़्यादा हिंदी में समझ में नहीं आते, क्योंकि जो वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में ईजी होते हैं, जो यूज टू वर्ड होते हैं, पर हिंदी में उन वर्डों को हम समझ नहीं पाते। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल सकता है? तो छवि जैसे, तो इसका मतलब चित्र होगा। अगर चित्र होता तो समझ भी जाते, क्योंकि चित्र भी हिंदी का, पर इसमें टफ लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। इस वजह से लैंग्वेज ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है कंप्यूटर की। तो इसका सही आंसर है स्कैनर। स्कैनर का आपको पता ही होगा कि भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। स्कैनर से आपको पता होगा, स्कैनर से हम डॉक्यूमेंट स्कैन वगैरह भी करते हैं ताकि डॉक्यूमेंट क्लियर हो सकें। क्वेश्चन नंबर 2, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करना चाहिए? तो शॉर्टकट की ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भाई ये क्वेश्चन तो देखो शॉर्टकट की वाले जो मैं करा रहा हूँ ये तो करना ही है। बाकी अगर कुछ और भी बेहतर कर सकते हो तो कर लेना। कंट्रोल+D का अगर जब आप यूज़ करोगे तो एमएस वर्ड में, तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन के लिए ये शॉर्टकट कुंजी है, यानी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कंट्रोल+D दबाते ही। क्वेश्चन नंबर 3, जब आप एमएस पावर पॉइंट में पहले प्रस्तुति फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? एसएससी ने भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही आंसर है
प्रेजेंटेशन वन इसका डिफ़ॉल्ट नाम होता है। अगर आप चाहो तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, अपने नाम से भी रख सकते हो, नाम चेंज हो जाता है, बट डिफ़ॉल्ट रूप से जो नाम आता है वो प्रेजेंटेशन वन आता है। क्वेश्चन नंबर 4, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है? देखिए मदरबोर्ड मैं आपको बता देता हूँ। मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। सीपीयू में लगा हुआ होता है मदरबोर्ड, जिसमें चिप वगैरह लगी हुई होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसका डी हो जाएगा, सर्किट बोर्ड, जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। यानी ये सीपीयू के अंदर लगा हुआ होता है और इसके बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा जो सीपीयू का जो ढांचा है वो मदरबोर्ड ही है। अगर मदरबोर्ड को निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं है, यानी कंप्यूटर की मदर ही इसको कह सकते हैं। ये मदरबोर्ड कंप्यूटर को चलाने में पूरा सहयोग रहता है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन सा है? तो आउटलुक है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? प्रोसेसिंग के लिए कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर को सूचना भेजता है? तो इनपुट है, क्योंकि इनपुट डिवाइस आप जानते होगे, इनपुट डिवाइस ये होते हैं जब हम कमांड देते हैं, जैसे हमारा सीपीयू हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और ये जो होती हैं कीबोर्ड पे हम बटन दबाएंगे कुछ, या माउस का कोई बटन दबाएंगे राइट या लेफ्ट, तो कुछ ना कुछ संदेश हमारी तरफ से जाता है। और सीपीयू का जो काम रहता है, सीपीयू में ऐसा संकेत आप बार बार नहीं करते, बस होते तो एक बार संकेत देना पड़ता है सीपीयू को कंप्यूटर को चालू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, और आउटपुट तो भाई आप जानती हो, जिन पे चित्र दिखाई देते हैं या कुछ आउटपुट निकाल के दे रहे हैं, जैसे प्रिंटर भी आउटपुट ही हो गया। पर स्कैनर जो है इनपुट है, क्योंकि वो स्कैन कर रहा है चीज़ों को, डिजिटल बनाने की कोशिश कर रहा है। और बाकी मॉनिटर हो गया, वो भी पता है आपको आउटपुट हो गया, प्लॉटर हो गया, वो भी आउटपुट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? देखो आउटपुट डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं, इसमें एक आउटपुट डिवाइस है। तो वो आउटपुट डिवाइस कौन सा हो सकता है? जॉयस्टिक, तो हम गेम खेलते हैं जॉयस्टिक से, तो वो तो एक प्रकार से ऐसा ही काम करता है जैसे माउस करता है। लाइट पेन का भी कोई ऐसा नहीं है, लाइट पेन सिर्फ इनपुट डिवाइस देता है, बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस देता है। पर प्लॉटर जो होता है किसी चित्र को निकालता है। प्लॉटर का यूज़ हम तब करते हैं जब बड़े बड़े बैनर निकाले जाते हैं या बड़े बड़े बैनर बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रिंटर तो बड़े बैनर नहीं बना सकता, उसकी तो एक लिमिट है, बट प्लॉटर की ऐसी लिमिट नहीं होती, बड़े बड़े बैनर वो छापता है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? यानी किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? यहाँ पे हम विकल्प एक बार देख लेते हैं इनके। तो विकल्प हैं बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क पहचान, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान, या टच पैड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क पहचान। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर की डिस्प्ले होती है उसे हम और क्या कहते हैं? तो वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप से परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सकता, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है इनक्रिप्शन। यानी इनक्रिप्शन क्या होता है? अगर आपने व्हाट्सअप का भी यूज़ किया होगा, जब व्हाट्सअप पे हम मैसेज भेजते हैं तो मैसेज भेजने से पहले देखना आप, ऊपर लिखा हुआ होता है, या जब मैसेज भेजने से ऊपर होता है इनक्रिप्टेड, इस तरीके की चीज़ें होती है लिखी हुई दोनों तरफ। उसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी चीज़ जैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसी को भेज रहे हो, तो वो उसे कोई और पढ़ भी नहीं सकता, ना वो किसी के समझ में आएगी। वो चीज़ें जो आपने लिख के भेजी हैं वो दूसरी भाषा में ट्रांसफ़र होती हैं जब वो जाती हैं, और जिस भाषा में आपने भेजी हैं बाद में उसी भाषा में दूसरे के पास वो पहुंच जाती हैं। तो उसे कहते हैं इनक्रिप्शन, कि कोई पता नहीं लगा सके कि आपके बीच में क्या बातचीत हुई। इनक्रिप्शन इस चीज़ को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी संगठन की वेबसाइट का डॉट कॉम अंश सूचित करता हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत जल्दी आप, मतलब चांस रहेंगे कि आसानी से कर जाओगे। डॉट कॉम हो गया, डॉट एसू हो गया, डॉट एनआईसी हो गया, डॉट इन हो गया, और मतलब बस आप चीज़ों को
करना वहाँ पर बैठकर। तो डॉट कॉम का मतलब क्या होता है? कमांड होता है, कंपनी होता है, कम्युनिकेशन होता है या कमर्शियल होता है? तो कमर्शियल होता है डॉट कॉम। आपने देखा होगा फेसबुक डॉट कॉम या फिर इंस्टाग्राम डॉट कॉम, यानी जो बड़े लेवल की कंपनियां होती हैं वो डॉट कॉम का यूज़ करती हैं। कोई इंडिया लेवल की कंपनी है तो वो डॉट इन लगाएगी, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। कोई यूएसए की कंपनी डॉट यूएस लगाएगी, इस तरीके से लगाती हैं। पर अगर कोई पूरी दुनिया में एक कंपनी चल रही है तो वो डॉट कॉम लगाती है। जैसे अमेज़ोन के बारे में आपने देखा होगा, तो अमेज़न डॉट कॉम की एक वेबसाइट है जो पूरे दुनिया में वो कार्य करती है। बट उसने इंडिया के लिए भी वेबसाइट बनाई है, तो उसका नाम है अमेज़न डॉट इन। जब आप कभी ऑर्डर करते होगे तो अमेज़न डॉट इन पर जब आप ऑर्डर करोगे तो डॉट इन लिखा हुआ आएगा, आप गौर से करना। डॉट कॉम भी उनकी ही वेबसाइट है, और डॉट इन इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, डॉट कॉम पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट पर किसका प्रयोग यूआरएल में आईपी एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये डोमेन नेम सिस्टम है। देखिए यूआरएल की पहली चीज़ तो हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो यूआरएल की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक इस तरीके का यूनिक नेम होता है कि ये बदला नहीं जा सकता, और किसी भी चीज़ के लिए यूआरएल होता ही है। आप कुछ भी चीज़ किसी को भेज रहे हो तो उसका एक यूआरएल होगा। कुछ आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उसका एक यूआरएल होता है, और वो फिक्स यूआरएल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्लास बी आईपी पता होस्ट आईडी के खालिस्तान बिट्स का उपयोग करते हैं। तो होस्ट आईडी के कितने बिट्स का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है 16 बिट्स का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता क्या कहलाता है? तो आईपी कहलाता है। आईपी एड्रेस आपने सुना होगा। तो क्योंकि अगर हम किसी को अपना आईपी एड्रेस दे देंगे तो वो पता लगा सकता है क्या हम किस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। तो आईपी एड्रेस से पूरी एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता चल जाता है, और कंप्यूटर का हमें पता चल जाएगा आईपी एड्रेस से। अगर किसी को हम अपना आईपी भेज देते हैं कंप्यूटर का, तो दूसरा व्यक्ति पता लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? यहाँ पर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल की बात हुई है, तो यहाँ पर कौन सा है एक ऐसा जो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? तो आईपी ही नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। नेटवर्क से संबंधित जो है तो वो आईपी ही है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड वाइड वेब एक सूचना विस्तार है यहाँ जहाँ दस्तावेज और अन्य वेब संसाधनों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है भाई? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा। जैसे मैंने बताया था, यूआरएल के द्वारा की जाती है। अभी फुल फॉर्म इसकी मैंने पीछे बताई भी थी, यानी एक फिक्स यूआरएल होता है हर किसी चीज़ का। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, यूआरएल का अर्थ क्या था? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर? सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर की इन्होंने बात की है, तो ओएस है। क्वेश्चन नंबर 19, बायस का क्या कार्य है? बायस का कार्य यहाँ पर पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को आरंभ करना, यानी बायस जो है, जो भी हार्डवेयर के पुर्जे होते हैं हमारे सिस्टम के, यानी सीपीयू हार्डवेयर हो गया, मॉनिटर हार्डवेयर हो गया, कीबोर्ड हार्डवेयर हो गया, माउस हार्डवेयर हो गया, इन सभी को मतलब प्रारंभ करना, इन्हें शुरू करना। जैसे हम चालू करते हैं सीपीयू से, तो फिर इसका काम होता है बायस का, वो सभी को एक साथ चालू कर देता है। अगर हमने, ऐसा नहीं है कि प्लग अलग अलग लगा रखे हों, में अच्छे से जुड़े हुए होनी चाहिए चीज़ें। तो बायस जो है इन हार्डवेयर सिस्टम के पुर्जों को प्रारंभ कर देता है। सिस्टम को अपडेट करने का इसका कोई काम नहीं होता है, यह हार्डवेयर से संबंधित ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20, लाइनेक्स ओएस को लाइनेक्स टोरवाल्ड्स द्वारा खालिस्तान में विकसित किया गया था। तो यह क्वेश्चन तो बहुत ही टफ क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पढ़े ही नहीं जाते। उसका रीज़न ये है क्योंकि कहाँ तक ये चीज़ें हम सने याद कर सकते हैं? हम सने याद कर सकते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियों की कर सकते हैं, कंप्यूटर कब बना वो कर सकते हैं, बट इस तरीके का क्वेश्चन, तो देखो ऐसे क्वेश्चन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इनमें तो अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो फालतू का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। तो 1991 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट। तो यहाँ पर पासपोर्ट सेवा वेबसाइट की बात की है,
ये तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का तो हमें पता होना चाहिए। और पासपोर्ट इंडिया .gov.in है, पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट .com, ये .edu .gov.in, बट यहाँ पे ई पास लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, तो पासपोर्ट इंडिया .gov.in हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है POP3 प्रोटोकॉल का यूज़। क्वेश्चन नंबर 23, रुपे डेबिट कार्ड क्या है? रुपे डेबिट कार्ड आपको पता होगा, आपके पास ये डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड होगा भी, तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक डेबिट कार्ड। सभी ATM और POS मशीनों भारत के NPC द्वारा जारी, हाँ NPC ने जारी किया ही है। NPC क्या, NPCI होना चाहिए, ये NPC लिख रहा है, NPCI द्वारा जारी किया गया है और ATM में यूज़ होता ही है डोमेस्टिक डेबिट कार्ड। उपयुक्त सभी विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, सदस्यता राजस्व मॉडल में राजस्व का स्रोत क्या है? तो राजस्व का स्रोत इसमें पूछा है तो सामग्री या सेवाओं तक पहुंच के बदले ग्राहकों को शुल्क। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उद्योग संरचना को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किस रूप में परिभाषित किया है? किसी उद्योग में खिलाड़ियों की प्रकृति और उनकी सापेक्ष सौदेबाजी की शक्ति के रूप में। क्योंकि समय बहुत हो चुका है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन सबसे तेज डाउनलोड गति अनुमति देता है? यानी कौन सा कनेक्शन ऐसा है जो सबसे तेज डाउनलोड अनुमति गति देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा T3। क्वेश्चन नंबर 27, किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यावहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया है? किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन्होंने पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1970 में। अच्छा क्वेश्चन है, इसे ज़रूर नोट कर लेना भाई, क्योंकि हैकिंग से संबंधित क्वेश्चन कंप्यूटर में ज़रूर देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में, चाहे SSC का एग्ज़ाम हो या फिर अभी तो इसमें कंप्यूटर स्पेशल में पूछा जाएगा, यहाँ तो देखने को मिलेगा ही डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो परिभाषित किया गया है ये भाई साइबर हमला। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है? तो किसे करता है? संदेश संग्रह को। क्वेश्चन नंबर 30, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित हुआ है। मतलब किस क्षेत्र में अत्यधिक विकसित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेब माइनिंग में भी हुआ है, वास्तविक समय गतिशीलता प्रणालियों में योजनाओं का प्रकृति भाषा को मजबूती समझना और लेखित सभी यानी सभी में। क्योंकि AI तो कंप्यूटर में मतलब बहुत ही तेज़ी से एक प्रकार की क्रांति आ चुकी है जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आई है। क्वेश्चन नंबर 31, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की में उपलब्ध परिमाणीकरण की कुल संख्या कितनी? यानी AI के बारे में यहाँ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन AI एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है? तो सुधार कौन कर सकता है? वो सीखना सुधार कर सकता है। अगर आप सीखोगे उस चीज़ के बारे में तो ज़रूर आप सुधार करोगे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का विश्लेषण करने की एक विधि है? इसमें डेटा को छोटे उपसमूहों में विभाजित किया जाता है और कई सर्वर या नोड्स में समानांतर में संसाधित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मैप रिड्यूस। एक दो बार पढ़ लोगे ना, वहाँ पर रडार पर चढ़ जाएंगे ये क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा दो चरों के बीच संबंध का माप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सह संबंध। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा यह माप है कि किसी मॉडल की भविष्यवाणी विभिन्न इनपुट मानों के लिए कितनी भिन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिन्नता। हाँ क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसे इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में देख लेना, ट्रांसलेट होके आएगा वो इंग्लिश में भी, और उसे देख लेना भाई, हो जाएगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, डीप लर्निंग की पहली परत को क्या कहते हैं? तो डीप लर्निंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पहली परत को ही क्या कहा जाता है? तो अंदरूनी परत कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37, मशीन लर्निंग तकनीक कितने प्रकार की होती है? तो मशीन लर्निंग तकनीक जो है वो 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 38, IIoT का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म, 2-3 फुल फॉर्म पूछे जाएंगे। तो IIoT की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती हैं? यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम पंक्तियों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, SSC ने भी पूछा है और यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10,48,576। बस लास्ट में याद रख लेना 576 होता, 576 याद रख लेना लास्ट में, वो हो जाएगा 10,48,576। क्वेश्चन नंबर 40, MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किया जाता है। यार MS वर्ड का यूज़ क्यों करते हैं? तो स्लाइड बनाने में करते हैं क्या? स्लाइड बनाने में तो PPT मतलब उसका यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट का। तो विभिन्न प्रलेख तैयार करने में, यहाँ पर थोड़ा टफ है ये वर्ड जो प्रलेख। तो यहाँ पर मतलब अगर आप इसे ही इंग्लिश में देखते हो तो बहुत आराम से कर जाते हैं। तो 40 का ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 10 क्वेश्चन और हमारे रहे हैं, इन्हें भी जल्दी कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये कंट्रोल+N का, ये कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42, MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की मतलब शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये तो मैंने यार अभी क्वेश्चन आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 42 का डी, कंट्रोल+D। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, SSC के भी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेल। यानी डेटा वगैरह जो भी रखते हैं, आपको पता होगा डेटा से संबंधित एक्सेल में ही काम किया जाता है। और स्लाइड वगैरह PPT बनानी तो पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे। और फायरफॉक्स वगैरह तो आपको पता ही होगा, ये तो ऐसे ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार, तो एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न होता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? तो घड़ी की गति में, क्लॉक स्पीड में। और भाई 5 क्वेश्चन और रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटर ये इस तरीके से चीज़ें हैं और ये भरनी है। तो यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भाई कंप्यूटिंग डेटा पर ध्यान केंद्रित करता है कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 46 का कंप्यूटरिंग ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डेटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा इसमें। ये खालिस्तान हमें भरने थे ये क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन की तो जानकारी होनी चाहिए तभी आप भर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 47, NLP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला ही विकल्प सही नहीं है। NLP प्रत्याशित है, यह अप्रत्याशित है। क्वेश्चन नंबर 48, अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने या उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं। तो विशाल डाटा, इसे बिग डाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं? अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्लाउड सैनन। क्वेश्चन नंबर 50, SSD का अर्थ क्या है? SSD का क्या अर्थ है? SSD कार्ड आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा। तो इसका अर्थ होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD को सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 100 क्वेश्चन अलग से किए हैं, तो 150 क्वेश्चन टोटली हमने किए हैं। और आज हमारा दूसरा मॉक टेस्ट था। बाकी मॉक टेस्ट भी आपको टाइम पे देखने को मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट जो है तैयार करके वो भी आपको मिल जाएंगे। रिकॉर्ड करने के बाद में हम जो है आपको टाइम पर मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। आप इन टेस्टों को जो है अच्छे से कर लेना, जो भी क्वेश्चन टफ लगे उसे लिख लेना भाई, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि 10 मॉक टेस्ट की मैंने बात की है तो 1500 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इसमें 500 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे
और 100 क्वेश्चन वो होंगे जो परिवहन से संबंधित, यूपी जीके से संबंधित, यानी जो मेरिट बेस्ड क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन, मतलब 1000 क्वेश्चन वो होंगे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास आपको कैसी लगती है। और भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हो उससे। और दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम पर भी हमने जो है अभी पेज बनाया है, तो इंस्टाग्राम का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर सर्च भी कर सकते हो, सरकारी एकेडमी ऑफिशियल करके इंस्टाग्राम पेज है, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और कोई सवाल जवाब अगर आपका होता है तो भाई इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपको ज़रूर डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा उस चीज़ का। तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो कुछ भी जवाब, कोई भी सवाल अगर आप जानना चाहते हो। और क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।